नमस्कार, देश एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे सीआरपीसी हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम आईपीसी की तरफ बढ़ते हैं और आईपीसी की धाराओं को देखेंगे। ठीक, तो आज हम शुरू करते हैं आईपीसी बिना समय गंवाए। ठीक, सीआरपीसी की एक धारा छूट गई थी हमारी धारा, ध्यान रखिएगा। सीआरपीसी की एक धारा है, सीआरपीसी की है धारा 304। इसमें है आपका निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। धारा 304 को सीआरपीसी की निःशुल्क विधिक सहायता है। अब मजिस्ट्रेट को यह विश्वास हो जाता है कि जो अभियुक्त है ना, जो केस लड़ रहा है, उसके पास पैसे नहीं है या उसके पास ऐसा कई कारण है जिससे वह मतलब नहीं कर सकता हायर अपने लिए, तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सीआरपीसी 304 निःशुल्क विधिक सहायता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे आईपीसी। देखिए आईपीसी कब आता है? आईपीसी आता है 1860 में, लागू होता है 1861 से, है ना। इसके इतिहास में नहीं जाते, हम सीधे धाराओं पे आते हैं, क्योंकि जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो धाराओं से ही सीधे संबंधित आए हैं, है ना। पहले कुछ हम सामान्य धाराएं देखेंगे, फिर ऐसी धाराएं देखेंगे जो महिलाओं से संबंधित हैं, है ना। सामान्य धाराओं से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है, कुछ बेसिक परिभाषाएं होती है उसमें। ठीक, देखिए सबसे पहले जो हम धारा है वो धारा नंबर देखते हैं 21 में लिया गया है लोक सेवकों की परिभाषा कि कौन कौन सा व्यक्ति लोक सेवक है। ठीक, तो इसमें कई कैटेगरी दी है, तो मतलब न्यायालय का हर अधिकारी, न्यायाधीश, है ना, आपके नगरीय निकायों के अधिकारी, लोकसभा, संसद, राज्यसभा, सभी जगह के अधिकारी और जो कर्मचारी है, नेता, मंत्री, मिनिस्टर, सब। ठीक, आप किसी ऐसे कृत्य में हो जिसका सरकार कोई प्राथमिक देती है या सरकार वेतन भत्ते आपके देती है, तो आप लोक सेवक हो। मतलब सरकार से जुड़ा हर व्यक्ति किसके अंतर्गत आता है? लोक सेवक के अंतर्गत आता है। ठीक, धारा 41 में है आपकी विशेष विधि। ठीक, विशेष विधि का संबंध ऐसे नियमों से है, ठीक, जिनका विषय स्पेसिफिक है। ठीक, स्पेशल किसी विषय पे आधारित है, जैसे कि एसटीएससी एक्ट है जो आपका, एस्ट्रोसिटी एक्ट, ये क्या कहलाता है? ये विशेष विधि, क्योंकि यह किसी विशेष सब्जेक्ट के ऊपर बनाई गई है। ठीक, धारा 52 है आपकी सद्भावना पूर्वक कार्यवाही क्या होती है, इसके बारे में बताया गया। देखिए सद्भावना पूर्वक जो कार्यवाही होती है, जो सद्भावना पूर्वक का अर्थ है वह यह है कि जब कोई कार्य किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा क्या किया गया हो, नियमतः किया गया हो। ठीक, क्योंकि आगे जाके हमको कई जगह आप पढ़ोगे कि सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही पे दोषों से मुक्ति भी दी जाती है। मतलब आप कोई काम नियम से कर रहे हो और इस दौरान कोई हानि हो जाती है तो उसके लिए फिर छूट रहती है। तो ध्यान रखना कि सद्भावना पूर्वक कार्यवाही कहाँ पे है? धारा 52 में। धारा 53 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है। ठीक, इसमें क्या है? इसमें दंड के प्रावधान है, 1 2 3 4 5 6 है, 5 प्रावधान। ठीक, लेकिन पूरे 6 काउंटिंग आप लिखिए, 53 1 53 2 53 3 53 4 53 5 53 6। ठीक, देखिए 53 1 में किसके बारे में बताया गया है? मृत्यु दंड का। तो बताया गया है आजीवन कारावास, 3 को विलोपित कर दिया गया है। ठीक, 4 है कारावास, इसमें दोनों कारावास है, कठिन कारावास और सादा कारावास। कठिन कारावास क्या होता है? कठिन कारावास तब हो जाता है जब आपको जेल में पकड़ के ले जाएंगे और फिर एक हथौड़ा दे देंगे और बोलेंगे चक्की पीसो या हथौड़े से पत्थर तोड़ो, मतलब आपको श्रम कराया जाएगा। सादा कारावास में क्या, श्रम नहीं कराया जाता, जेल में बस बंद कर दिया जाता है। 5वें में है आपका संपत्ति का संपहरण। संपत्ति संपहरण मतलब कुर्की कर लिए जाएगी संपत्ति, है ना। कोई अपराध से संबंधित संपत्ति हुई या किसी और प्रकार से संपत्ति का अगर ऐसा लगता है कि मजिस्ट्रेट को कि इसको रखना है, तो उसमें प्रावधान 53 5 में दिया गया है। ठीक, और 6वें में जो संबंधित है, जो सजा संबंधित है, जुर्माना। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
चलिए, इसके आगे धारा है 96। ठीक, ये इधर की धाराएं आप लोग को जाननी चाहिए और क्या हर नागरिक को जाननी चाहिए। धारा 96 में कहा गया है कि प्रतिरक्षा के लिए किया गया कोई भी कार्य, प्रतिरक्षा के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। समझे? बस इतना ही नहीं लिखा है ना कि आप सोचे हाँ बस ये लिखा है तो कल गए बोले यार यार ये मेरे को हमला करा इसलिए मैं इसको ठोक दिया, वैसा नहीं है। इसके आगे कुछ चीजें दी गई हैं, वो सारे नियम भी फॉलो होना चाहिए। ठीक, ये कोड दिया गया, प्रतिरक्षा अपराध नहीं है। मतलब प्रतिरक्षा में अगर आप किसी की हानि करते हो, कोई नुकसान कर देते हो, घोर अपहति कर देते हो, तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो इसमें और क्या क्या चीजें दी गई हैं अगली धाराओं में, उसको देख के फिर डिसाइड होता है कि कैसा काम होगा। ठीक, देखिए, शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, शरीर संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में, है ना। शरीर संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार दिया गया है वह हर व्यक्ति को दिया है, महिला या पुरुष, हर व्यक्ति को दिया गया है। ठीक, महिला पुरुष दोनों, इसलिए धारा महिलाओं से भी संबंधित हो जाती है। ठीक, इसमें दो पार्ट हैं। एक है पहला में है बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा हमला करता है जिससे आपका शारीरिक अपहति या मृत्यु होना संभाव्य हो, समझे, मतलब कोई डंडा लेके आपको दौड़ा के पीटना शुरू कर दे, है ना, या चाकू लेके दौड़ा ले, गोली लेके, बंदूक लेके दौड़ा ले, तो यह संभावना हो जाती है कि या तो आपकी घोर अपहति मतलब क्या, विकलांग हो गए, है ना, गंभीर रूप से घायल हो गए, या मृत्यु कारित होने की संभावना हो, या फिर ऐसा हो कि हाँ गोली मारेगा तो मरीज जाएगा। ठीक, तो उस समय की कंडीशन दी गई है कि इस समय व्यक्ति प्रतिरक्षा कर सकता है जब तक कि सामने वाली कंडीशन समाप्त नहीं हो जाती। ठीक, दूसरा है आपके घर में चोरी हो जाए, संपत्ति से संबंधित है। दूसरा, दृष्टि मतलब आगजनी हो जाए, है ना, या डकैती पड़ रही हो, है ना, तो इस प्रकार संपत्ति में कोई हमला कर रहा है तो आप अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए क्या है, अधिकृत हैं, और आप उसका प्रतिकार तब तक कर सकते हैं जब तक वहां पे कोई और लोक सेवक उपस्थित, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी है कि लोक सेवक उपस्थित ना हो। लोक सेवक मतलब पुलिस अधिकारी ये सब उपस्थित ना हो तब आप कर सकते हो, नहीं तो पुलिस अधिकारी है तो उसकी जिम्मेदारी होती है ऐसा करना। तो दूसरा, चोरी दृष्टि डकैती है तो आप अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए सभी कदम उठा सकते हैं। ठीक, इसकी एक धारा है, अगली धारा है जो धारा 100, इसमें बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब आप मृत्यु कारित कर सकते हो सामने वाले की, है ना। देखिए, यहां पे बोला गया प्रतिरक्षा कर सकते हो, पर यहां का अर्थ ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को मार डालो, लेकिन जो धारा 100 में बताया गया है कि जब आप प्राइवेट शरीर की अपने रक्षा कर रहे हो तो आप मृत्यु कब कारित कर सकते हो। ठीक, इसमें 3-4 चीजें दी गई हैं, जैसे अगर आपको ऐसा विश्वास है कि सामने वाले के अगर उसने हमला किया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक, सामने वाले ने आप पे हमला किया तो मृत्यु। देखिए, यहां पे ऐसा नहीं था कि मृत्यु हो जाएगी, हो सकता है कोई आपको घूसे से मार रहा है तो भाई आप उसको हाथ लगा के रोक सकते हो, आपको ऐसा अधिकार है हाथ लगा कर आप उसको 2 घूसा मार के अलग हटा दो, पर आप मृत्यु कारित नहीं कर सकते। ठीक, धारा 100 में दिया गया है कि कब आप सामने वाले का मर्डर कर सकते हो और आपको सजा नहीं होगी। ठीक, तो पहला मृत्यु हो, दूसरा घोर उपहति, मतलब सामने वाला जब ऐसा हमला कर रहे हो कि आपको लगे या तो आप मर जाओगे या आपकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, और ध्यान रखिए, ये सिर्फ केवल अपने लिए नहीं है, है ना, जो ये 97 वाली धारा है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके ऊपर हमला हो तभी आप ऐसा करो। ये ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति बगल में खड़ा है, आप उसको जानते हो चाहे नहीं जानते हो, अगर उस पर ऊपर हमला हो रहा है तो आप उसको बचाने के लिए भी प्रतिरक्षा कर सकते हो, वो भी प्राइवेट प्रतिरक्षा में आएगा। कोई दूसरे के घर में चोरी डकैती हो रही तब भी आप प्रतिरक्षा कर सकते हैं। ठीक, दोनों ही कंडीशन में, यह केवल आपके लिए नहीं है, आप देख रहे हो आपके सामने कोई अपराध हो रहा है तो भी आप रोक सकते हो और आपके ऊपर अपराध की धारा नहीं लगेगी। ठीक, हम लोग, बहुत सारे लोग इस चीजों को नहीं जानते, उनको लगता है दूसरे के मामले में क्यों फंसे,
है ना। मतलब अगर आप किसी दूसरे की जान बचाने के लिए सामने वाले का मर्डर भी कर दोगे ना, तब भी आप बच जाओगे, लेकिन यह प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक, आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि उसमें आगे एक धारा भी है जिसमें लिखा गया है कि आवश्यक, ये जो आप करोगे प्रतिरक्षा, वह आवश्यक बल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब न्यायालय में यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मृत्यु कारित करना ही एकमात्र लास्ट उपाय बचा था, है ना। तो मृत्यु घोरोपहति बलात्संग, ठीक, मृत्यु घोरोपहति बलात्संग हो गया, और आपका ये अपहरण, ठीक। ऐसी कंडीशन में आप हो जब आप लोक सेवक का सहायता नहीं ले सकते हो, मतलब अपहरण करता कहीं ऐसा बंद कर दिया गया जब आप लोक सेवक की सहायता नहीं ले सकते हो तब, ठीक। अम्ल अटैक हो आप पर तब, अम्ल का अगर कोई अटैक करा है तो भी आप सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हो। ऐसी कंडीशन जब आप किसी सामने वाले को मार सकते हो, है ना। एक है आपका प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के लिए हमला हो, काम तृष्णा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, है ना, इसके लिए हमला हो। तो ऐसे 5-6 कंडीशन दी गई है जब आप प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित कर सकते हो, ना केवल अपने लिए बल्कि किसी दूसरे के लिए भी, ठीक। मतलब आपके सामने कोई ऐसी हरकतें हो रही हैं और अगर आप इसमें सामने वाले को बचाव में इसके सामने वाले को मार भी देते हो तो आप पर केस नहीं, मतलब अपराध के श्रेणी में वह नहीं आता, ठीक। आगे इसमें जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि एक जगह मतलब कि दिया गया है कि ऐसा करना है कि जो आवश्यक है, ठीक, उतनी ही जितनी आवश्यक है। जैसे 97 में ही लिखा गया है आपके में कि जितनी आवश्यक है उतना बल जितना आवश्यक है, ठीक। इसमें भी वही सब चीजें आती जितनी आवश्यक है, ऐसा नहीं कोई अम्ल फेंक रहा है ना। और आपके पास ऐसे कंडीशंस हैं कि बिना उसके मृत्यु कारित करे आप रोक सकते हो, है ना। और आपने ऐसा नहीं किया और ऐसा लगा कि नहीं, आप एक मतलब कि पूरा विचार पूर्वक सामने वाले की हत्या करने का प्रयास किए हो, तब फिर यह नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ पे कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था सामने वाले को बचाने के लिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 100 में था शरीर पे जब हमला हो तब आपका मृत्यु कारित कर सकते हो। फिर अगली धारा है आपकी 103, ठीक। देखिए इसमें ये धारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महिलाओं से भी संबंधित है ना। तो हमारे पेपर 7 के लिए इंपॉर्टेंट धाराएं ये सब। देखिए 103 में है जब संपत्ति पे कोई अटैक हो रहा है और आप प्रतिरक्षा करो और मृत्यु कारित कर सको, ऐसी क्या कंडीशन होती है, ठीक। जैसे लूट हो रही है संपत्ति में, कोई रात में जबरदस्ती घर में घुस गया, ठीक, या कोई आपके घर में आग लगा रहा है, या गृह अत्याचार हो रहा है, ये 4 कंडीशन दी गई है। इस कंडीशन में आप प्रतिरक्षा में मतलब आप मृत्यु सामने वाले की कारित कर सकते हो। कैसे, मतलब घर में लूट हो गई, कोई लुटेरे घुस गए, है ना, आपके पास और कोई रास्ता, घर से भाग नहीं सकते, आपके पास चाकू फेंक के मारे सामने वाला मर गया, तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा क्योंकि वहां पे आपके पास कोई और रास्ता नहीं है जिससे आप उससे बच सको, है ना, ठीक। तो ऐसे ही केस, है ना, रात्रि में कोई आपके घर में सेंध मार के घुस गया, वहां पे आप प्रतिरक्षा कर सकते हो। आप रात में कोई फेंक दिए बर्तन उठा के बड़ा भारी से, सामने वाले के सर में पड़ा और मर गया, तो आपके ऊपर कोई केस नहीं लगेगा, ठीक। कोई आपके घर जलाने की कोशिश कर रहा है, आप उसी से उसको वापस जला दिए, कोई केस नहीं, बहुत आराम जला सकते हो, ठीक। लेकिन जांच होगी, शुरू में तो पुलिस आपको पकड़ के ही ले जाएगी, ठीक, और गैर इरादतन हत्या का केस भी डाल देगी। बाद में आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, फिर ये आपके वकील करेंगे कि भाई आप ये जो गैर इरादतन हत्या केस है वो गलत है, आपको 103 या 100 या 97 के खिलाफ आपको छूट मिलनी चाहिए, ठीक। फिर एक धारा आती है बहुत चिरपरिचित धारा 141। इसका क्या है, यह क्या है, विधि विरुद्ध जमाव को प्रतिबंधित करती है। यह धारा लगाने पे क्या है, आप कहीं पे भी 5 से ज्यादा व्यक्ति नहीं इकट्ठा हो सकते, ठीक। ये तो काफी चिरपरिचित धारा है, थोड़ा सा ध्यान रखिए बस। लेकिन इसमें दंड का प्रावधान नहीं है, दंड का प्रावधान है धारा 143 में विधि विरुद्ध जमाव पर। क्या दंड है, 6 माह की सजा है या जुर्माना या दोनों, ठीक। 141 क्या है, विधि विरुद्ध जमाव को प्रतिबंधित करता है, लेकिन यहां पे सजा का प्रावधान नहीं है, सजा लगती है धारा 143 से,
सजा क्या है? 6 माह की आपको जेल हो जाएगी या जुर्माना हो जाएगा या दोनों से दंडित हो जाओगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगली धारा है जो इंपॉर्टेंट है 294। अगली धारा है 294। देखिए 294 है अश्लील कार्य करने या अश्लील शब्दों का उच्चारण करने पर सजा। क्या है? अगर आप लोग स्थान पे कोई अश्लील शब्द का उच्चारण करते हो, अश्लील गाने गाते हो या अश्लील कार्य करते हुए पकड़ाए जाते हो, या फिर ऐसी जगह पे जहां पे अन्य लोग इसका कंप्लेन करते हैं या अन्य लोगों को परेशानी हो, तो 294 के तहत सजा का प्रावधान है। कितनी सजा है? 3 माह की कैद और जुर्माना या दोनों। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है 294 का संबंध किससे है। ठीक, फिर आते हैं अपन धारा 302, ज्यादातर लोग जानते होंगे। इसमें है मृत्युदंड की सजा। ठीक, जब आप हत्या करते हो या मानव वध करते हो, देखो मानव वध को अगर परिभाषित करने को पूछा कि परिभाषा कहाँ है, तो मानव वध को 301 में परिभाषित किया गया है। 302 में मृत्युदंड के बारे में बताया गया है कि अगर कोई मानव वध करता है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास, आजीवन कारावास से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। इसी में एक धारा है 303। अगर कोई व्यक्ति जो आजीवन कारावास से दंडित है वह किसी की हत्या कर देता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको सीधे मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक, तो ये 303 मतलब तो इसलिए बना दिया गया कि फिर आजीवन कारावास को फिर आप आजीवन कारावास दोगे तो क्या मतलब है भाई, है ना? वो तो बोला आजीवन कारावास तो यार आप क्या सजा मिलेगी, चलो एक और मर्डर कर लेते, अब तो सजा बढ़नी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अगर आजीवन कारावास मृत्यु कारित करता है या हत्या करता है तो उसे क्या है? मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाया जाए। देखिए अगला है 304 जो हमको जानना चाहिए। देखिए 304 में ऐसे अपराध हैं जो हत्या की श्रेणी में तो नहीं आते पर मृत्यु कारित करते हैं। मानव वध तो होता है पर उसे हत्या की श्रेणी में, हत्या मतलब होता है जानबूझ के की गई हत्या, मतलब गैर इरादतन हत्या, आप समझ लो ऐसा। ठीक, जब इस कोटि की हत्या होती है 304 के तहत, तब सजा का प्रावधान 10 वर्ष और जुर्माने का है ना। अब ये कैसा होगा? ऐसा समझ लीजिए कि मेरा किसी से झगड़ा हो गया और मैं बैट लेके दौड़ा और गुस्से में मैंने एक बैट मार दिया। मेरी हत्या करने की कोई ऐसी रीजन नहीं था और कोई बात इतनी बड़ी नहीं थी, पर मैंने एक बैट मारा और सामने वाला मर ही गया। ठीक, गुस्से में गया और सामने वाले को एक बैट मार दिया और वो वहीं पे फ्लैट सीधे निकल लिए। ठीक, तो मुझे 10 वर्ष और ये वाली कंडीशन लागू हो जाएगी। भाई हत्या नहीं था, हत्या करने का प्रयास नहीं किया सामने वाले ने, ये तो गुस्से में मारा और सामने वाला, मतलब मैं गुस्से मान लो हाथ में मारा पर वो उसी दर्द में मर गया। ठीक, तो क्या यार ये तो मारा हाथ में मारने सामान्यता कोई नहीं मरता, पर उस दर्द में मर गया। तो ये हो गया सामने वाला हत्या नहीं करना चाहता था, सिर्फ झगड़ा हुआ था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हत्या नहीं कारित करना चाह रहा था, मारने की कोई उसकी मंशा नहीं थी, पर सामने वाला मर गया। तो उसमें क्या है? तब आपको 10 वर्ष का होगा। इसमें एक कंडीशन है 304A में, उपेक्षा द्वारा अगर मृत्यु होती है तो 2 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। 304A उपेक्षा द्वारा कैसे? मतलब जैसे कि आप कोई गाड़ी चला रहे हो, है ना, ठीक, या आप जल्दी में लापरवाही से काम कर रहे हो, इस दौरान किसी की मृत्यु हो गई। ठीक है ना, सामान्यतः ऐसे वाले केसेस में ज्यादा आते हैं। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी कहीं चढ़ गई, ब्रेक फेल हो गई, किसी के ऊपर चढ़ गई, है ना, गाड़ी चला रहे हो, आप ध्यान नहीं दिए, सीट बेल्ट नहीं लगाए, सवारी कोई खत्म हो गई। ठीक, तो इन सब चीजों में जो लगे, मतलब किसी चीजों की आप कोई सेफ्टी की उपेक्षा कर रहे हो, है ना, जैसे आप किसी प्लांट में, वहां पे कुछ सेफ्टी प्रोसीजर, भाई ऊपर चढ़ना है, सीट बेल्ट बांधना है, पर सीट बेल्ट मतलब कि सेफ्टी बेल्ट बांधना है, सेफ्टी बेल्ट नहीं बांधा और करके मर गया। तो यहाँ जो मृत्यु कारित हुई कैसे? उपेक्षा से हुई। आपने सेफ्टी जो प्रोसीजर उसकी उपेक्षा की, तो उस समय क्या है? 2 वर्ष का सजा और जुर्माना होगा। जो 304B है वह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका संबंध है दहेज मृत्यु से। ठीक,
इसमें क्या है कि अगर कोई स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के पूर्व हो जाए, या ऐसी रिपोर्ट मिलती है कि वह मृत्यु जो हुई है वह उसमें भले वह आत्महत्या हो, लेकिन उसमें आपका घरेलू हिंसा शामिल हो, या दहेज की मांग की गई हो, उसके किसी नातेदार ने ऐसी कंप्लेन की है कि इस पे दहेज की मांग की गई है, और यह प्रूफ हो जाता है कि दहेज मृत्यु हुई है ना, तो इसमें 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ठीक, समझ गए, मतलब कि विवाह के 7 वर्ष के पूर्व मृत्यु हो रही है तब इसमें केस चला जाएगा। ठीक, अगर सामने वाला आत्महत्या करता तो भी इसी में जाता है, 304B के तहत ही उसको रजिस्टर किया जाता है। ठीक, और अगर ऐसा पता चलता है कि घरेलू हिंसा के तहत इसने आत्महत्या कर ली, इसको परेशान किया जा रहा था, आत्महत्या कर ली, या पता चल रहा है कि किसी उसके दातेदार ने कह दिया कि हम लोगों से पैसे मांगेगा, जिससे व्यथित होकर इसने आत्महत्या कर ली है, ठीक, या इसकी मृत्यु हो गई है, तो इन सब चीजों पे जो दंड होता है वो 304B के तहत दिया जाता है, और 304B का संबंध है आपका दहेज मृत्यु से। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, आपको इतनी जानकारी पर्याप्त है। ठीक, जैसे ये सब, ये देखिए जितनी धाराएं आती है ना, 6 लाइन अधिक से अधिक, है ना, बहुत आराम से लिखी जा सकती है। पहले 304B का संबंध दहेज मृत्यु से। ठीक, किसी महिला की मृत्यु अगर विवाह के 7 वर्ष के पूर्व हो जाए, आत्महत्या कर ली गई है ना, किसी नातेदार ने पुलिस में दहेज का कंप्लेन किया गया है, उसके किसी रिश्तेदार से मूल्यवान वस्तु या नगद मांगे गए हों, ठीक, पुलिस को ऐसा साक्ष्य प्राप्त होता है कि जो मृत्यु हुई है वह हिंसा से या दहेज के कारण हुई है ना, और यह चीज सिद्ध होने पे 304B के तहत आपको 7 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। और ये सब जो हम कंडीशन देखे थे, कहाँ देखे थे, जब CRPC पढ़ रहे थे मेरे ख्याल से 104B में देखे थे, है ना, तो वहां से आपको मैच करना, प्रोसीजर वहां है, दंड आपका यहाँ पे है। ठीक, तो आज के IPC में हम इतनी धारा देखते हैं। ठीक, अगले लेक्चर में हम फिर आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा आगे की और इम्पोर्टेंट धाराओं को देखेंगे कि IPC में ज्यादातर दंड के ही प्रावधान है, प्रक्रिया CRPC में है। अगर मेंस में लिखने के लिए पूछता है तो मुझे लगता है कि CRPC ज्यादा पूछेगा, क्योंकि उसमें प्रक्रियाएं दी, जैसे मैंने आपको 104B बताया था, आपको प्रक्रिया बताया कि पहले देखेगा, फिर उसके शरीर के सारे मतलब सारी रिपोर्ट बनाएगा, 2 लोगों को बुला के उनके सामने अन्वेषण करेगा, उनके हस्ताक्षर लेगा, ऐसी प्रक्रिया है, थोड़ा लंबा है। इसमें सिर्फ दंड कहेगा, उस कंडीशन में मृत्यु होना का साबित हो जाता है तो क्या फिर दहेज मृत्यु का प्रावधान चलेगा 304B के तहत, और उसको क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी। ठीक, चलिए ठीक है, आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।